नमस्कार प्रिय छात्रों, सक्सेस स्क्वायर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब बहुत स्वस्थ और कुशल होंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछली कक्षा की जब हम बात करें तो उसमें हमने संयुक्त व्यंजन समझ लिया था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। ठीक है, इसी संदर्भ में हम अब शुरू करते हैं इस कक्षा को। आइए आगे बढ़ते हैं। मैम, मुझे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में डिटेल में जानना है। एक्चुअली लास्ट क्लास में आपने बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप मुझे आज भी समझा देंगे? हाँ बिल्कुल, अनुस्वार और अनुनासिक जो है बहुत सारे छात्रों को इसमें ना थोड़ी भ्रम की स्थिति भी आ जाती है कि कहाँ बिंदु का प्रयोग करना है और कहाँ चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार मतलब बिंदु और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। तो आज इसी को हम समझेंगे कि कहाँ पर अनुस्वार लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके क्या नियम है और साथ ही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका क्या नियम है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका। आज आपको विस्तार में इसकी जानकारी दी जाएगी और आप सभी को भी, परंतु संक्षिप्त रूप से। ठीक है, चलिए। जैसा कि देख रहे हैं अनुस्वार, और इसको संकेत के रूप में हम क्या बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। अब जैसे देखिए, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये अनुस्वार क्या है, एक प्रकार का व्यंजन है। टेक्निकली देखा जाए, तकनीकी रूप से देखा जाए तो अनुस्वार क्या है, एक प्रकार से व्यंजन है। और ये स्वर के बाद, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। मतलब हमने 11 स्वर पढ़ लिए थे, उसके बाद अनुस्वार आता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब आप लोग स्वर पढ़ते थे उसके बाद पढ़ते थे अंग अह, तो ये वही है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें ध्यान दीजिए। अब इसकी ध्वनि क्या होती है, नाक से निकलती है। मतलब जिन शब्दों के ऊपर बिंदु का प्रयोग रहता है, जैसे ठंड, चंद्र, अगर मैं ये सारे शब्द बोल रही हूँ तो आप गौर करेंगे कि जो न की साउंड है, जो ध्वनि है, वो नाक से निकल रही है। तो इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें प्रश्न भी है कि कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके क्या नियम है। आइए इसकी अगली स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक अभी आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया होगा, अब इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, यहाँ लिखा हुआ पंचम वर्ण के स्थान पर। अब जब आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था ना, क ख ग घ अंग, च छ ज ज इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हमारे क्या हो गए, अंग इय ण न म। ये हमारे क्या है, पांचों क्या है, एक प्रकार से अनुस्वार है। और जब इनको हम बोलते हैं, अगर यही अंग इय ण न म अगर यही आधे हो जाए या स्वर रहित हो जाए, मतलब इसमें से स्वर हट जाए, तो ये मुख्य रूप से क्या बन जाता है, ये बन जाता है अनुस्वार या बिंदु के रूप में। इनकी साउंड आधी हो जाती है, ध्वनि आधी हो जाती है, और जब बोलते हैं तो हवा नाक से निकलती है, अंग की बिंदी के रूप में निकलती है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग इय ण न म, ये पंचाक्षर कहलाते हैं, के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, अब देखिए गंगा की हम बात करें तो ग अंगा, गंगा। अब इसको हम इस रूप में तो मानक वर्तनी में है तो ऐसे लिखते नहीं है, आपने भी देखा नहीं होगा, परंतु आपने ये जरूर देखा होगा कि इस रूप में हम लिखते हैं। अब गंगा में हम देखते हैं कि अंग ही क्या है, इसमें अनुस्वार है। अब देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या है, आधा है। चंचल, च इयन चल चंचल, इस रूप में भी आपने नहीं देखा होगा, परंतु आपने ऐसे जरूर देखा होगा मानक वर्तनी। झंडा आपने इन दोनों रूपों में देखा होगा, आप सभी ने भी देखा होगा कि ये भी रूप लिखा रहता है और ये भी रूप लिखा रहता है। गंदा आपने इन दोनों रूपों में देखा होगा। फिर इसी प्रकार कंपन, ये इस रूप में आपने देखा होगा। परंतु ध्यान दीजिए, न के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हो गया, म के स्थान पर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया, ण के स्थान पर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया है, यहाँ पे इय के स्थान पे बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया है। एक चीज आप लोग गौर कीजिए बेटा, आप सभी, गंगा की हम बात कर रहे हैं तो क ख ग घ अंग, तो जब भी अनुस्वार जुड़ता है ना तो अपने ही वर्ग के साथ जुड़ता है। जैसे क ख ग घ अंग है
तो ग क ख ग एक ही वर्ग में आया, अंग भी उसी वर्ग में आया, तो उसी वर्ग का अनुस्वार है। तो जब भी अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा अन्य वर्ग का नहीं होगा, उसी वर्ग का लगता है। जैसे क ख ग घ अंग मैंने बोला तो गंगा बोल रही हूँ, कंघी बोल रही हूँ। एक उदाहरण देखिए, मैंने लिखा कंघी, अलग से उदाहरण। मैं चाहूँ तो कंघी को ऐसे भी लिख सकती हूँ। वैसे आप लोगों ने ये रूप नहीं देखा होगा, पर ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये अर्थ है। पर मानक वर्तनी में ऐसा नहीं चलता। मानक वर्तनी में बेटा हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये है मानक वर्तनी, ये वाला रूप हम नहीं प्रयोग करते हैं। पर अंग का रूप ही कहाँ लग गया? बिंदु के रूप में लग गया। तो क ख ग घ एक ही वर्ग में है, अंग भी उसी वर्ग का ही होता है, तो अनुस्वार हमेशा अपने ही वर्ग के साथ जाकर जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने देखा था, उदाहरण के तौर पे देखिए चंचल। अब चंचल की हम बात करते हैं तो च इयंचल चंचल, इया उसी वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है। ठीक इसी प्रकार झंडा, ट ठ ड ढ ण, तो ये अब ण इसके साथ आ गया, परंतु कहाँ जाके लगेगा? बिंदु के रूप में, वो पहले वाले अक्षर के ऊपर लगेगा। गंदा, त थ द ध न, द और न एक ही वर्ग में है, पर अनुस्वार कब लग रहा है? ग के ऊपर लग रहा है, बिंदु के रूप में। कंपन की जब हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ। कंपन, अब देखिए प फ ब भ म एक ही वर्ग में आता है, तो आधा म और प है, पर जब बिंदु लगा तो कहाँ पर जाके लगा? क के ऊपर लगा है। पर इसमें साउंड क्या है? इसमें ध्वनि क्या है? म की है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार अपने ही वर्ग के साथ जाकर जुड़ता है या लगता है। बेशक आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधा म है और प है, पर जब बिंदु के रूप में लगा तो वो क के ऊपर जाके लग गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी हम ग्रहण करते हैं। बाकी की जानकारी में है कि अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम देखेंगे। और आज के समय में ना मानक वर्तनी का प्रयोग लोग कम करते हैं, हिंदी लिखते कम है, तो इसलिए कई बार जो है लिखने में गलती हो जाती है कि कहाँ बिंदु का प्रयोग करना है, कहाँ आधा न लगाना है, कहाँ आधा न लगाना है, कहाँ आधा म लगाना है। तो ऐसी गलतियां भी कई बार लोगों से हो जाती है। तो आज इसी को हम देखेंगे कि ऐसी गलती न हो। और कंपटीशन एग्जाम में ना बेटा ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, खासकर जैसे शब्द शुद्धि जो संबंधी गलतियां होती हैं या उनसे जो प्रश्न होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनकर आते हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इसे समझना है आप लोगों को। अब देखिए, अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार, उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था, बिल्कुल वही बात है। ठीक है बेटा, अब देखिए नियम में है, पहला नियम हम ध्यान देते हैं कि यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द। अब वांग्मय ऐसे नहीं लिखेंगे, अंग ऐसे, अन्य ऐसे नहीं लिखेंगे, चिन्मय ऐसे नहीं लिखेंगे, उन्मुख ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। अब यहाँ पे नियम क्या है बेटा कि अनुस्वार मतलब बिंदु का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, मुख्य रूप से ये जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। तो जैसे वांग्मय अगर मैं लिख रही हूँ तो अब उसी वर्ग का अनुस्वार नहीं आया है, तो इसलिए हमने पूरे म का प्रयोग किया और साथ में अंग का भी प्रयोग किया है। वांग्मय में ऐसे नहीं लिखूंगी, हमेशा ऐसे ही लिखूंगी वांग्मय। अगर मैं इस प्रकार से लिख रही हूं तो ये गलत माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि अनुस्वार के बाद अगर म और न आ जाता है तो अनुस्वार को हम उसी प्रकार रखते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे चिन्मय देख लीजिए, चिन्मय में यहाँ पर न के बाद म आ गया है तो इसको हम इसी प्रकार रहने देंगे। फिर उन्मुख में न के बाद म आया है तो इसको भी हम इसी प्रकार, मतलब आधे न को हम, आधे न के लिए बिंदु का रूप हम नहीं लगाएंगे, वो गलत माना जाएगा। तो जब भी ना किसी भी पंचम वर्ण के बाद, ध्यान दीजिएगा, अंग, इय, न के बाद अगर म आ जाता है या फिर न आ जाता है तो फिर हम बिंदु रूप नहीं लगाते, हम आधा रूप रहने देते हैं।
ठीक है, ये समझ मैम लीजिए। एक शब्द इसमें ये आया हुआ है कि पंचमाक्षर, ये क्या होता है? ये पांचवा जो अक्षर होता है ना, जैसे हम स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो क ख ग अंग, तो अंग ओके। जो है वो पांचवें स्थान पर आ गया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, इसी प्रकार च छ ज झ इया, तो इया क्या है, पंचमाक्षर है, क्योंकि वो पांचवा अक्षर है। तो इसलिए पंचमाक्षर जो है ना, जब वो आधे हो जाते हैं ना तो वही अनुस्वार बन जाते हैं। ठीक है बेटा। ओके मैम। अब यहाँ पे अब अगले नियम पर हम ध्यान देते हैं कि पंचम वर्ण यदि द्वित रूप में दोबारा आ जाए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि के प्रसन्न, अन्न, अब ये जो रूप है अनुस्वार रूप अगर हम लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, तो ये टेक्निकली गलत माना जाएगा। अब आप लोगों का प्रश्न होगा, जैसा आपका भी हो सकता है कि मैम ये द्वित्व क्या होता है, पहले तो आप यही बताइए। हाँ जी। है ना। तो द्वित्व का मतलब होता है जब ना समान ध्वनि वाले दो वर्ण एक साथ आ जाते हैं, जिसमें से कि पहले वाला आधा होता है, दूसरे वाला पूरा होता है, उसे हम कहते हैं द्वित्व। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली, तो आधा ल और पूरा ल ऐसे। फिर इसी प्रकार पत्ता, आधा तो पूरा प, पूरा तो ये क्या हो गया बेटा, इसे ही हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। तो ठीक इसी प्रकार जब मैंने लिखा प्रसन्न, तो आधा न और पूरा न, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर हम बिंदु नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आप प्रसन्न को ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, टेक्निकली गलत है। अब हम इसको उसी प्रकार रहने देंगे। एक उदाहरण और देखिए, सम्मान, आधा म और पूरा म आ गया, तो ये भी क्या है, द्वित्व है, तो इसको हम इसी रूप में रहने देंगे, हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बिंदु लगा देते हैं तो वह गलत हो जाता है। यहाँ पे एक और उदाहरण है, जैसे देखिए सम्मेलन या फिर अन्न, इसी प्रकार लिखेंगे, है ना। यहाँ पर अन्न के लिए हम अ पर अनुस्वार नहीं लगाएंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे। तो बिंदु रूप हमें कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये वाली चीज। आइए आगे थोड़े से और नियम हम देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आ जाए तो वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसे अन्य, कन्हैया आदि। और जैसे पुण्य, उदाहरण के तौर पर पुण्य, तो अब हम ना पुण्य बेटा ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। तो ये ध्यान आप लोगों को, ये बातें ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद, अनुस्वार क्या है, ये ण है, उसके बाद क्या आ गया, य आ गया। और जैसे यहाँ पे ये अन्य है, कन्हैया है, हाँ आ गया। तो ये सारे नियम हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे एक और, म के बाद अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है। तो देखिए अनुस्वार के बाद व आया है, तब ये थोड़ी ना कि हम बिंदु रूप लगा देंगे, हम आधा ही रहने देंगे। स्पष्ट है बेटा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। फिर आगे है, यदि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है, आप सभी को पता है, आपको भी पता है। श, स, ह ऊष्म व्यंजन है, से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु का ही रूप जो है वो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं होते, जैसे संशय, संयम आदि। ठीक है, तो ये भी एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ पर आप लोग फिर से इसको समझ लीजिए कि य, र, ल, व है हमारा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। अगर ऊष्म व्यंजन से पहले अनुस्वार आ गया तो हम उसको उसी रूप में रहने देंगे, हम वहां पर आधे न का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें जैसे आपको दे दिया है संशय, संयम, ये सब, तो इसको हम इसी रूप में रहने देंगे। आगे जब हम संधि की कक्षाएं करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को ये थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान देते हैं अनुनासिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे या बाद में, नासिक का अर्थ होता है नाक। ओके, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाया, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है, परंतु जब अनुनासिक अर्थात ये क्या है, चंद्र बिंदु है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो हवा क्या होती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अब ना तो पूरी न की साउंड रहती है, कंप्लीटली होती नहीं है, पूर्णतः नहीं रहती है, तो इसलिए चंद्र बिंदु का प्रयोग उसमें कर लिया जाता है। एक मजे की बात और बताती हूँ आपको, और ये बहुत ही मतलब उम्दा जानकारी है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी काम आएंगी।
होता क्या है बेटा, जहां पर भी कभी भी ना तद्भव और तत्सम संबंधी प्रश्न है, आप सभी भी ध्यान दें, तद्भव तत्सम संबंधी यदि कोई भी प्रश्न आता है ना, तो जिन शब्दों में आप चंद्र बिंदु लगा देखते हैं वो शब्द 100% 100% वो तद्भव शब्द होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 विकल्प हैं, प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्प में से या निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। जहां पर आप चंद्र बिंदु देखती हैं, बाकी ऑप्शन, बाकी विकल्प देखने पर या ध्यान देने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप टिक लगा देंगी, आपका 100% उत्तर जो है वो सही होगा। पर आइए, ये तो एक जानकारी थी, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक है क्या, इसको ध्यान देते हैं। अनुनासिक की हम बात करते हैं तो जब अनुनासिक कहते हैं तो जिन ध्वनियों के, वास्तव में मूल रूप से देखा जाए ये स्वर होते हैं, तो जिन स्वरों या जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा जो है वो मुंह और नाक दोनों से निकले, परंतु हवा की जो मात्रा होती है वो नाक से कम और मुंह से ज्यादा निकले, तो वो कहलाते हैं अनुनासिक। ठीक है, वो कहलाते हैं अनुनासिक। और इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, चंद्र बिंदु के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया है। तो जैसे अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस या हवा भी हम कह सकते हैं निकलती है, इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे आंख, माँ, गांव आदि। ठीक है बेटा, ये सारे शब्द हैं, स्पष्ट हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए सारे ये क्या है, चंद्र बिंदु लगे हुए, और ये सब के सब क्या है बेटा, तद्भव शब्द भी हैं। तद्भव, ये द के नीचे हलंत है, ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द भी होते हैं। तो ये आप लोगों को एक अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त हो गई। अब देखिए, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, कई लोग ना ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं कि अनुनासिक का प्रयोग करने के बजाय बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, जो कि व्याकरणिक त्रुटि होती है एक प्रकार से। तो ये जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी कैसे होगी, उच्चारण के आधार पर। हिंदी ना एक ऐसी भाषा है कि जैसा हम बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं, तो इसलिए अगर आपका उच्चारण शुद्ध है ना, तो फिर आपसे लिखते समय गलती भी नहीं होगी। जैसा लिखा है ना कि जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। ठीक है, ये भी एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं और में दोनों में बिंदु का प्रयोग होता है, बिंदु में भी होता है, गोंद में भी होता ही है। मैम, शिरोरेखा का मतलब क्या होगा, लास्ट स्लाइड में भी आया था। हाँ, शिरोरेखा का अर्थ होता है, जब हम हिंदी भाषा में कोई भी शब्द लिखते हैं ना, तो ऊपर ये लाइन डालते हैं, तो इसी लाइन को कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको विस्तार से समझते हैं। नहीं, नहीं, मैं, गोंद, गोंद, इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे नहीं में ये, मैं में तथा गोंद में ओ की मात्रा के चिन्ह है। ये सब देखिए, छोटी ई की मात्रा के साथ, ओ की मात्रा के साथ, ये क्योंकि नाक से साउंड निकल रही है तो इसलिए ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए एक विशेष नोट है, ए जब स्वर के रूप में लिखा जाता है तब बहुवचन में ए के ऊपर चंद्र बिंदु ही लगाया जाता है, जैसे जाएंगे, खाएंगे, ये सब तो इसमें प्रयोग करते हैं। और एक जानकारी और दे दूं, जैसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके भी बहुवचन में जो है वो अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अब अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है, कहने का अर्थ है कि चंद्र बिंदु और बिंदु में क्या अंतर है। अनुनासिक चंद्र बिंदु और अनुस्वार बिंदु, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अनुनासिक मूल रूप से क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अनुस्वार मूल रूप से क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, बताया था ना, क्योंकि ये पंचमाक्षर होते हैं तो स्पर्श व्यंजन के ही अंतर्गत आ गए, तो व्यंजन ही हुए ना, तो मूल रूप से व्यंजन आ जाते हैं। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक पक्षी है, हंस मतलब हंसना, एक प्रकार की जो क्रिया है वो हो गया। तो अब देखिए, अगर हंस ऐसे लिख दे रहे हैं और हंस, तो अंतर तो है ही ना, है ना, ये एक पक्षी है और ये हंसने वाला है ना। अब देखिए कुछ गलतियां होती हैं, सामान्य सी अशुद्धियां कई बार हो जाती हैं,
लिखते समय त्रुटियां होती हैं। तो कहाँ पर बिंदु का प्रयोग करना है, कहाँ चंद्र बिंदु का करना है। जैसे हंसमुख, ये गलत है, होगा क्या, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमेशा चंद्र बिंदु लगेगा, अनुस्वार नहीं, बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। संवारना, ये इसको जब हम पढ़ेंगे ना, जहाँ बिंदु लगा संवारना, तो ये तो उच्चारण होता ही नहीं है ना, गलत है। संवारना, अंधेरा, अंधेरा, आंख, चंद्र बिंदु, ये तो खैर आप लोगों को। सांसारिक, गलत, सांसारिक, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग। सन्यासी, इस पर स्टार बना लीजिएगा बेटा आप लोग, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको भी पता होगा। सन्यासी हमेशा ऐसे लिखते हैं, सौ के ऊपर भी अनुस्वार है और आधा न यासी, न्यासी, सन्यासी, ये ध्यान रखेंगे। ऊंट में चंद्र बिंदु, ये गलत है। गुंगा, गूंगा, कांच, ये सही है। वहां चंद्र बिंदु, दूंगा, चंद्र बिंदु। चांद, ये गलत है, सही क्या है, चांद, गवार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जो है शुद्ध और अशुद्ध, इसी प्रकार से यहाँ पर भी। अब ये अशुद्ध है, दंड, यहाँ पे वैसे भी टेक्निकली देखा जाए, तकनीकी रूप से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, परंतु ये नहीं। अब आप समझ ही गई है कि टोटा डटर न एक ही वर्ग में आता है, इसलिए आधे न का तो प्रयोग बनता ही नहीं है। आधे न का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, परंतु मानक वर्तनी ये है। ठीक इसी प्रकार भंडार, ये भी गलत है। हाँ, भंडार हम ऐसे लिख सकते हैं, परंतु ज्यादा सही ये है। आप कह सकते हैं दोनों ही सही है, पर मानक वर्तनी के अनुसार जहाँ अनुस्वार लगा है वो ज्यादा सही है। क्यों? स्पर्श व्यंजन में ना, जब एक ही वर्ग का आ जाए तो उसको हम बिंदु के रूप में दर्शा देंगे। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ण और ड एक साथ आ गया है, तो एक ही वर्ग के हैं दोनों, स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, एक ही वर्ग के हैं, तो आधा ण लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिंदु के रूप में लगा दीजिए, ऐसा चलता है। संवत, संवाद, ऐसे नहीं, ऐसे। फिर कंगन, ऐसा तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ये पंडित, ये भी नहीं देखा होगा, ऐसे। ठीक है बेटा, जैसा देख रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से ये और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग एक बार सरसरी नजर में इसको देख लीजिए। अंग, अंग। हिंसा, ये गलत है, हिंसा अनुस्वार का प्रयोग रहेगा। सुंड नहीं, सूंड। संसार में अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। संकट तकनीकी रूप से गलत है, ये सही है। इसी प्रकार पंखा, पंख, कीचड़ होता है इसका अर्थ। दंडित, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे संशय, संशय, मयंक, झंझट, कण्व, तो कण्व, ये सारे शब्द हैं। आइए कुछ प्रश्न, ठीक है, आपसे उत्तर भी लूंगी मैं, ठीक है बेटा? ओके मैम। तैयार हैं आप? ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही है? जंगल, जंगल, जगल, जंगल। मेरे हिसाब से ये वाला। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इनका उत्तर एकदम सही है। ठीक है, इनको एक अंक प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही हैं आप, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। संधि में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए, बताइए कौन सा सही है? अरे वाह, जबरदस्त, आपके तो सारे उत्तर सही जा रहे हैं। धन्यवाद मैम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। कंगन, कंपन, कंगन। देख लीजिए आप, बताइए कौन सा सही है? अनुस्वार है ना? हाँ, बहुत अच्छा प्रयास। कंपन, देखिए सारे उत्तर ये सही दे रही हैं, जबरदस्त। आपने समझाए इतने अच्छे से कि अच्छे से समझ आ गया। अब अगला देखिए, संबंध में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए, है ना? बताइए। वाह, एकदम सही उत्तर इनका। तो निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। बहुत बढ़िया, देखिए सारे उत्तर इनके सही जा रहे हैं। ठीक है, अंक में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए।
वाह, बहुत अच्छा। अभी तक के आपके सारे उत्तर सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंड में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। बहुत बढ़िया, पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। देख रहे हैं आप, इनके तो सारे उत्तर सही निकले। वाह, आपने जबरदस्त। समझाया ही इतने अच्छे से है। आपने भी बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर समझा। आइए अब अगली कड़ी आते हैं अनुनासिक पर। ठीक है, अनुनासिक प्रश्नों की श्रृंखला पर आते हैं अनुस्वार के बाद। अब देखते हैं ये कितने सही उत्तर देती हैं। 10 प्रश्न हैं, 10 में से कितने सही उत्तर देती हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से। वाह, ये तो प्रश्न मतलब पूरा होने से पहले ही सही उत्तर इन्होंने दे दिया। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ये उत्तर इनका गलत हो गया है ना, देखा आप सभी ने। सही उत्तर होगा ये गलत है। ठीक है, सांतवा नहीं, सातवां। ठीक है, ये। चलिए आइए, नांद में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा प्रयास। निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। अरे वाह, जबरदस्त। क्या ये सही है? निश्चित रूप से। फूंकना में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर मानक रूप लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा, एकदम सही। निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। धुआं। यहाँ पर आप फिर से गलत हो गई, सही विकल्प है ये धुआं। आ पर आता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। वाह, एकदम सही, बांसुरी। हंसमुख में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। 2 में कंफ्यूजन। हाँ सही है, भ्रम की स्थिति में तो थी ये, परंतु इन्होंने सही उत्तर दे दिया। मुंह में उचित स्थान पर अनुनासिक का लगाकर मानक रूप बताइए। जबरदस्त। इनके मेरे अनुसार शायद 2 या 3 उत्तर गलत हुए थे, बाकी इन्होंने सही जवाब दिया, तो प्रशंसा योग्य हैं आप। अच्छी बात है, अच्छा प्रदर्शन है। ठीक है, तो छात्रों आज हम अनुस्वार और अनुनासिक की ये जो श्रृंखला थी ये पूर्ण हो गई, इसको समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम कुछ अन्य विषयों को लेकर आएंगे, अन्य उप विषयों को लेकर आएंगे, उस पर विस्तार पूर्वक एक बार जानकारी ग्रहण करेंगे। आप सभी, मैं जानकारी दूंगी, आप ग्रहण करेंगे। तो आप लोग निरंतर सक्सेस स्क्वायर के चैनल पर बने रहें, साथ ही आप इसके एप्लीकेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जो सक्सेस स्क्वायर का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें और अच्छा लगे आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञानवर्धक है ना, ये जो जानकारियां हैं वो ज्ञानवर्धक है। तो आप अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जी, थैंक धन्यवाद। यू।